सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बस बहुत हो गया मैं हूं आपके साथ फराज अहमद। और नाजरीन, आज मुल्क की सियासी मंजरनामे पर बात करने से पहले एक अहम तरीन मौजू है जिस पर आपके साथ कुछ तफसीलात भी हमने शेयर करनी है। वो ये कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर नफ़रत अंगेज़ी और इस तरह के जो मवाद है उसको फैलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि इदारों की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई और मुल्क भर में क्रैकडाउन किए गए। वो लोग जो कि सोशल मीडिया पर नफ़रत अंगेज़ मवाद शेयर कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। लेकिन ये लोग सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, ऐसे कई लोग जो कि मुल्क से बाहर बैठे इसी किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई करने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं जहां ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। बैरून मुल्क रहकर जो अपने मुल्क के मफादात के खिलाफ काम करते दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर के कवानीन और अदालती फैसलों से ऐसी कई नज़ीर मिलती हैं जहां गैर हाजिरी के बावजूद, यानी मुल्ज़िम की मौजूदगी ना होने के बावजूद केस का ट्रायल भी हुआ और सज़ाएं भी सुनाई गईं। उनमें से चंद आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि ये पता चल सके कि दुनिया भर में कहां कहां इस किस्म की कार्रवाइयां पहले हो चुकी हैं, जो कि अब पाकिस्तान और उससे रिलेटेड जो पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले नफरत अंगेज पैगामात शेयर करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एक्सपेक्टेड हैं। तो नाज़रीन, आइन बेले नामी शख्स जिसकी गैर मौजूद फ्रांसीसी अदालत ने फ्रांसीसी खातून को आयरलैंड में कत्ल के मुकदमे की सज़ा सुनाई थी। इसके अलावा कोसोवो लिबरेशन आर्मी के लीडर हैं एडम जाशरी, जिनको जुलाई 1997 में उनकी गैर मौजूदगी में यूगोस्लाविया की अदालत ने सज़ा सुनाई थी। पोलैंड के कर्नल सर्द जंग के जासूस राइडर्स कोलेंस्की को 1984 में उनकी गैर मौजूदगी में कम्युनिस्ट कोर्ट ऑफ पोलैंड ने मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके अलावा एक और मिसाल है बरतानवी नजाद अमेरिकन गैंगस्टर की, जिसे इंग्लैंड में फ्रॉड के जुर्म में 24 साल की सज़ा उस वक्त सुनाई गई थी जब वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। इसके अलावा ओलेग गोर्दियोस्की को सोवियत यूनियन ने 1985 में गद्दारी के मुकदमे में मौत की सज़ा सुनाई थी जब वो बरतानिया फरार हो चुका था, यानी वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। एक और मामला, एक और मिसाल, एंड्रियो लेस्टर जिस पर रेप का मुकदमा था, वो दौरान मुकदमा फरार होने में किसी तरह कामयाब हो गया था, जिस पर उसकी गैर मौजूदगी में उसे सज़ा सुनाई गई थी। फिर माइकल टाउनले जो चिली नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट का एजेंट था, उसको अतालवी अदालत ने 1993 में उसकी गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई थी। जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले बिजनेसमैन केंट क्रिस्टेंसन को रोमानिया की अदालत ने उनकी गैर मौजूदगी में बिल्डिंग प्रोजेक्ट में अदम अदायगी पर सज़ा सुनाई थी। इसके अलावा पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक क्रिकेटर खालिद लतीफ़ को नेदरलैंड्स के सियासी रहनुमा गैरेथ के खिलाफ कत्ल पर उकसाने पर उनकी गैर मौजूदगी में सितंबर 2023 में 12 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। यानी कि ना सिर्फ करप्शन बल्कि हर तरह के दहशतगर्दी हो, कत्ल हो, हर तरह के मुकदमात ऐसे हैं जब मुल्ज़िम वहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन अदालतें कार्रवाई करती हैं, सज़ाएं सुनाती हैं और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ पाती है या नहीं, गिरफ्तारियाँ हो पाती हैं नहीं, ये एक अलग टॉपिक है। तो पाकिस्तान में क़वानीन क्या हैं और इस तरह के जो क़वानीन हैं वो क्या कहते हैं, किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, इसी पर डिस्कशन करने के लिए हमारा पैनल हम हैं। राजा खालिद एडवोकेट हाई कोर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उसके अलावा हाफिज़ एहसन अहमद जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हाफिज़ एहसन साहब से हम बात करना चाहेंगे। एहसन साहब, ये जो तमाम तर मामला है, पाकिस्तान के अंदर अदालतें क्या कहती हैं, क्या कवानीन मौजूद हैं, क्या हमारे पास ये राइट्स मौजूद हैं कि बैरून मुल्क बैठकर अगर कोई शख्स पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ज़रिए जहर उगल रहा है तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराज, आपका बहुत शुक्रिया। इसको पाकिस्तान से निकाल कर ज़रा इंटरनेशनल कैनवस तक लेके जाएं तो फिर हम इसको वापस लेके आते हैं कि इसका लॉ क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है उस चीज़ के अंदर। तो सबसे पहले ये है कि हमारे मुल्क के अंदर, मैं पहले आपको ब्रॉडली ये बताऊं कि क्या हमारा मुल्क जो है वो एब्सकॉन्डर्स को डील करता है, क्या हमारा मुल्क जो है वो ट्रायल इन एब्सेंशिया उसको डील करता है। हमारे मुल्क के अंदर दो इस वक्त लॉ चल रहे हैं। एक है 1860 का पाकिस्तान पीनल कोड
उसके, और वो अंग्रेजों ने बनाया हुआ था, उसके अंदर भी एब्सकॉन्शन का जिक्र है कि अगर कोई शख्स तामील नहीं करता, भाग जाता है, कोर्ट में पेश नहीं होता, तो 170 सेक्शन 2 के अंदर उसका खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। फिर दूसरा उसके अंदर ये है कि सेक्शन 87, 88 CRPC है कि अगर कोई पेश नहीं होता तो आप उसके वारंट्स निकालें, फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करें। फिर 512 एक सेक्शन है जिसके अंदर जाके आप एविडेंस को प्रिजर्व कर लेते हैं। ये तो एक वो है कि जो आपका रेगुलर स्टैट्यूट या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। अब हम उसके दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। दूसरा इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि दुनिया के हर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर इस बात की इजाजत नहीं है कि आपका कोई शहरी आपके मुल्क के अंदर जुर्म करे या आपके मुल्क के बाहर जाके जुर्म करे। जो आपके मुल्क के अंदर जुर्म हो और वो आपके नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हो, वो आपके मुल्क के अंदर हीनियस क्राइम्स हो जिसके अंदर रेप्स है, मर्डर्स है, टेररिज्म है, और वो बैठ के बाहर जो है वो इस चीज को एडवांटेज लेता रहे कि मैं पाकिस्तान के अंदर ट्राई नहीं हो सकता और पाकिस्तान का कानून जो है वो इस पे खामोश रहेगा। तो ना पाकिस्तान का कानून इस पे खामोश है और ना ही दुनिया के सारे कानून जो इस पे खामोश है। अमेरिका के अंदर भी ट्रायल एंड एब्सेंशिया होता है कि अगर कोई शख्स पेश नहीं होता, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर, चाहे वो ट्रायल स्टेज के ऊपर, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यूनाइटेड किंगडम है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, ईरान है। इंडिया ने स्पेशल अपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंदर अमेंड किया है। बांग्लादेश ने अपने जो उनका 1898 का उसके अंदर अमेंड किया हुआ है। इटली शामिल है। उसके बाद आपका ईरान आ जाए, फिर उसके बाद आपके कोई वेस्टर्न या ईस्टर्न यूरोप कंट्री नहीं है जहां के ऊपर उनका शहरी अपने मुल्क के अंदर या अपने मुल्क से बाहर जुर्म करे और वो स्कॉट फ्री फिरता है। एहसान साहब, बुनियादी तौर पर जो शख्स बैरून मुल्क बैठा है, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के कवानीन के हवाले से अगर कवानीन को तोड़ रहा है, कानून साजी पर जो है वो उसमें रुकावट बन रहा है, तो क्या पाकिस्तान की अदालतें उस पर मुकदमा दायर करने के बाद उसको सज़ा सुना सकती हैं? और अगर ये सज़ा सुनाई जा सकती है तो उसके बाद क्या पाकिस्तान वापस लाने के हवाले से कानून साजी, ये ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास? उसका पहला फेज ये है कि पाकिस्तान के अंदर 1975 के अंदर पहली दफा ये कहा गया कि ट्रायल इन एब्सेंशिया जो हो सकता है कि अगर कोई शख्स जो है वो इस मुल्क के अंदर जुर्म करता है, इस मुल्क के कानून को तोड़ता है और वो बाहर भाग जाता है या एब्सकॉन्ड करता है, तो आप उसको सजा दे सकते हैं। उसके बाद 97 का आपका एंटी टेररिज्म एक्ट है जिसका सेक्शन 21L है। वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स इस मुल्क के अंदर जुर्म करता है, टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है, सिक्योरिटी के मैटर्स हैं जो सेक्शन 121, 122 से आगे निकलते हैं, उसको आप ट्राई कर सकते हैं और 5 से 10 साल की सजा है। फिर करप्शन के जो मैटर्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान में पहली दफा 99 के नैब ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन 31 को इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर कोई शख्स जो है वो प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल स्टेज पे बाहर जाता है तो उसको आप कन्विक्ट कर सकते हैं और वो उसकी सजा 3 साल से ज्यादा हो सकती है। तो कानून तो इस चीज की इजाजत देता है। अगला जो है वो इस चीज के अंदर है जिस पे अगर बात की जाती है वो ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो उस वक्त अप्लाई करेगा कि जब वो शख्स पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जाके उसके खिलाफ जो कन्विक्शन है उसको जाके अपने आप को सरेंडर करे। सरेंडर करने के बाद ये है कि वो जाके ये कहे कि मैं पेश होना चाहता हूँ, मैं ये रीजंस है, तो अदालत उन चीजों को कंसीडर करती है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि जो दुनिया के अंदर ये सजाएं इसलिए की जाती है ट्रायल इन एब्सेंशिया के अंदर है कि सिर्फ वो मुलजम या मुजरम ये ना समझे जो बाद में मुजरम बनाए कि मैं स्कॉट फ्री हूँ, वो उसके बाद एक्स्ट्राडिशन की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि जब आप दुनिया के पास जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आपकी कन्विक्शन है, आपका कोर्ट ऑफ लॉ है, तो उसके लिए फिर जब आपको एक्स्ट्राडिशन या इंटरपोल के अंदर एहसान साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसी पर एक सवाल पैदा हो रहा है, लेकिन राजा खालिद हमारे साथ जो मौजूद हैं उनसे भी ज़रा इस तमाम तर मामले पर डिस्कशन कर लेते हैं। राजा साहब, 2 तरह के मामलात हैं। एक ये कि कोई शख्स जिसने कोई कानून तोड़ा है और उसके बाद वो मुल्क से फ़रार हो गया है, और दूसरा जो मामला है वो ये है कि कोई शख्स जो कि मुल्क से बाहर बैठा है और वहाँ पर बैठ कर पाकिस्तान के कवानीन के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, कवानीन को तोड़ रहा है। ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इदारों के खिलाफ या फिर पाकिस्तान के कवानीन के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बात की जा रही है। इन दोनों मामलात पर रोशनी डालिएगा कि पाकिस्तानी कवानीन में क्या कार्रवाई की जा सकती है। जिस तरह के हाफिज एहसान साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान में रह के कोई जुर्म करता है और यहाँ से भाग जाता है, और पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई जहर उगलता है, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बात करता है, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ फर्जा सराई करता है, नफरतें फैलाता है और उसके वो लोगों को गुमराह कर रहा है,
उसके बयानात की वजह से पाकिस्तान की सलामती एट स्टेक है, दैट इज इन डेंजर, तो फिर ऐसा ही समझा जाएगा कि जैसे उसने ये जुर्म पाकिस्तान में ही रह के किया है। ठीक है, चूंकि पाकिस्तान के शहरी ये ना समझे कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, आई कैन नॉट बी ट्राइड। ठीक है, आई कैन नॉट बी ट्राइड बिकॉज आई एम आउट ऑफ द कंट्री, आई कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ। हमारा कानून जो है, जिस तरह से पहले बात हो चुकी इस पे, नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 31A वो प्रोवाइड करती है ट्रायल इन एब्सेंशिया। इसी तरह ये नहीं कोई नई बात नहीं हो रही, ना ही कोई ये हम नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये तवील अरसे से हो रहा है। ये 31A है नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन। इसी तरह जो हमारा 8A है एंटी टेररिज्म एक्ट, उसकी 1997 उसकी सेक्शन है 21L, वो इसे डील करती है। इसी तरह हमारा जो सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज 1975 है, उसकी सेक्शन 4 वो इजाजत देती है, परमिट करती है ट्रायल इन एब्सेंशिया। इस तरह दुनिया में आप पहले मिसालें दे चुके हैं, भरपूर आपने मिसालें दी। हम मेरे ख्याल में इस तरह से बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं रिपीट करना शुरू करूं, लेकिन ये सिलसिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ और नूरनबर्ग से स्टार्ट हुआ, और उनका जो चार्टर था उसका आर्टिकल 12 परमिट करता था फॉर द ट्रायल इन एब्सेंशिया। जिस तरह पहले बताया जा चुका कि बांग्लादेश की जो CRPC है, उनका जो कोड है, उनका जो ज़ाब्ता फौजदारी है, उसकी सेक्शन है 339, वो इसे डील करती है और वो इजाजत देती है कि अगर कोई मुल्ज़म दानिस्ता तौर पर रूपोश हो गया जुर्म करने के बाद, अब देखें ना, यानी ये एक नेचर के खिलाफ है कि एक बंदा जुर्म करके सपोज पाकिस्तान से भाग जाता है, ये रेशनल के खिलाफ है, ये अकल के खिलाफ है, ये रीजन के खिलाफ है कि जुर्म करके वो पाकिस्तान से बाहर भाग जाए और फिर वो इंतजार करे 30 साल तक, जब तक विटनेसेस फोत हो जाए, FIR लॉन्च करने वाला वो मर जाए, ठीक हो गया, उसके बाद वो पाकिस्तान आए और कहे जी मेरे खिलाफ तो कोई एविडेंस ही नहीं, क्योंकि सारे लोग जा चुके हैं, किसे आप लाएंगे मेरे खिलाफ और कौन मुझे कटहरे में खड़ा करेगा। इसलिए ट्रायल इन एब्सेंशिया का कंसेप्ट दिया गया कि अगर कोई जानबूझ के रूपोश है, वो अदालत के सामने सरेंडर नहीं कर रहा, ट्रायल फेस नहीं कर रहा, अदालत ने तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी की, जो उनका प्रोसीजर था वो अडॉप्ट करते हुए फिर वो उसके ट्रायल इन राजा साहब एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड कर लीजिएगा। ये जिस स्पेसिफिक हम मामले की बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए तमाम तर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दूसरी तरफ से इसे आज़ादी इजहार राय का नाम दिया जाता है कि जी हम आज़ाद हैं और सोशल मीडिया आज़ाद एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जो मर्जी कह सकते हैं। ऐसा तो जाहिर नहीं है, कुछ आपको जो है एथिक्स का भी ख्याल रखना होता है, इसमें कवानीन भी लागू होते हैं, जाहिर सी बात है। इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि क्या आज़ादी इजहार राय का मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर आइए और जो मर्जी बोलिए? ये देखिए, कोई भी आज़ादी अनब्रेडल्ड नहीं है, बेलगाम नहीं है। आप हर तरह की आज़ादी, वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कुछ लिमिट्स हैं, आप लिमिट्स नहीं क्रॉस कर सकते। आप लोगों को स्टेज पे गालियां बकना शुरू कर दें, आप स्टेज पे खड़े होकर इस्लाम को गालियां देना शुरू कर दें, आप जो हमारी मुतबर्रक मुकद्दस हस्तियां हैं उन्हें गाली गलौज करना या उन्हें उनकी तौहीन करना शुरू कर दें, और आप और मुल्क की असास के खिलाफ बात करें, मुल्क के अदारों के खिलाफ बात करें, मुल्क की यकजहती और सलामती को आप दाव पे लगा दें और उससे कहें कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये दुनिया में कहीं भी, जो लोग कहते हैं ना, बरतानिया भी है जो कहता है कि वी आर द मदर ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जमहूरियत की माँ, वो तहजीब की माँ, सारा कुछ अपने आप को गर्दानते हैं, उसके बावजूद वहां ऐसा नहीं किया जा सकता। वहां यानी ये हमारी बदकिस्मती है। मुझे सख्त अफसोस से कहना पड़ता है कि सिर्फ ये मुल्क पाकिस्तान में है कि जिसके GHQ पे हमला किया जाए, जहाँ पे फौजी आर्मी तनसीबात पे हमला किया जाए, उनकी इंस्टॉलेशंस पे हमला किया जाए और उनकी बिल्डिंग्स पे हमला किया जाए, शोधा की यादगारों पे हमला किया जाए, और उसके बाद कि हम वो आज़ाद शहरी हैं और हमें हक है कि हम इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, हम इस मुल्क के बाशिंदे। जब आप अपने मुल्क की जड़ें काट रहे हैं,
जब आप अपने मुल्क पे हमलावर होते हैं, आप में और मोदी में या मुल्क दुश्मन कुव्वतों में क्या फर्क रह गया? ये इस तरह की आजादी को आजादी नहीं कहा जा सकता। आजादी अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो वो जिसे आजादी का नाम देते हैं वो जुर्म बन जाती है। ठीक, यानी राजा साहब ये बात तो तय हो गई, ये बात तो आपने बड़ी वजाहत के साथ क्लियर कर दी कि ऐसे अफराद जो कि गैर मौजूद हैं उनके खिलाफ अदालत की जानिब से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन हाफिज एहसान साहब, सजाएं सुनाए जाने के बाद ऐसे अफराद को मुल्क में वापस लाने के लिए, यानी उन सजाओं पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या इक़दाम करने होंगे, क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 3 जगहों पे ट्रायल इन एब्सेंशिया जो है वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी रिकग्नाइज्ड है और वो दुनिया के हर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर रिकग्नाइज्ड है। नंबर 1 ये है कि अगर कोई शख्स सोसाइटी के अंदर हीनियस क्राइम कमिट करता है जिसमें मर्डर भी है, रेप्स भी है, उसके बाद चाइल्ड से रिलेटेड है, उसको दुनिया के हर कानून के अंदर ट्रायल इन एब्सेंशिया के अंदर ला के सजा दी जाती है और इसकी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा उसके अंदर ये है कि जो आपके मिलिट्री लॉज हैं कि अगर कोई शख्स किसी मुल्क के मिलिट्री लॉ की वायलेशन करता है, चाहे वो सिविलियन है या वो शख्स ऐसा है जो मिलिट्री का रिटायर्ड एम्प्लॉई है या सर्विंग एम्प्लॉई है और वो दुनिया में किसी जगह चला जाता है, तो आपको उस मुल्क के कानून के मुताबिक ट्राई किया जाता है, कन्विक्शन की जाती है और उसको ट्रायल इन एब्सेंशिया होता है, चूंकि वो वॉलंटरली जो है वो उस सिस्टम के सामने सरेंडर नहीं कर रहा और वो डिसअपीयर हो रहा है। तीसरा जो आपके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, जिस चीज के अंदर जो चीजें चलती हैं वो आपके नेशनल सिक्योरिटी के इशू है कि जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स होती है उसके अंदर भी दुनिया का हर मुल्क जो है वो इन लॉज भी है, उनको डील भी करता है, ट्रायल इन एब्सेंशिया भी है। अब अगली जो चीज आई है वो ये आई है कि क्यों ये किया जाता है और आगे इसका रिजल्ट्स के किस लिए किया जाता है। नंबर 1 ये है कि आपने अपना जो जस्टिस सिस्टम है उसको भी चलाना है कि सिर्फ लोगों को ये मैसेज न दिया जाए कि जो जुर्म करेगा, डिसअपियर होगा या भाग जाएगा या मुल्क छोड़ जाएगा तो कानून उस पर चुप है। दूसरा ये है कि आपने अपनी विटनेसेस को और अपनी एविडेंस को प्रिजर्व करना होता है, ये एक इम्पोर्टेंट है। तीसरा वो ये है कि जो शख्स जो है उसका विक्टिम बना है उसको भी तो रिड्रेसल चाहिए ना, उसको तो ये नहीं कहना आपने कि अब वो आएगा तो हम उसे देखेंगे। चौथा इसका यूज इसलिए दुनिया के अंदर आ रहा है और वो ये है कि एक्सट्रेडिशन है कि जब आप दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के पास जाते हैं और उन्हें जाके ये कहते हैं कि ये हमें वांटेड है या हम इसका ट्रायल करना चाहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आपके पास कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन है और वो कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन जो है वो आपकी कन्विक्शन है और वो कन्विक्शन के लिए आपको दुनिया के हर उस मुल्क के साथ एक्सट्रेडिशन जो है वो एग्रीमेंट करना पड़ेगा जहां पे नहीं है। जिनके साथ हुए हैं उनको एक्सपेडाइट करें, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, हमारी गवर्नमेंट को उसके ऊपर स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हर शख्स को ये पता चले कि वो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी हो, अगर पाकिस्तान के किसी जुर्म की वायलेशन करता है तो उसे पकड़ के ला के सजा दी जा सकती है, चाहे करप्शन है, चाहे हाई ट्रीजन है, चाहे इसके अंदर आपके जितनी भी चीजें आती हैं, टेररिस्ट है, मेजर क्राइम्स है और आपकी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। अब दूसरा जो इसका वे फॉरवर्ड है वो ये फॉरवर्ड है कि अगर कुछ शख्स को सजा होती है तो उस प्रोसेस के अंदर जो है उसे इन्फॉर्म भी किया जाता है, उसके वारंट्स भी इशू जाते हैं। अगर वो नहीं है तो उसका एक डिफेंस काउंसिल भी होता है, उसके बाद सजा होती है और फिर उसके अंदर राइट ऑफ अपील भी है। और वो राइट ऑफ अपील ये है कि अगर वो आके कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर सरेंडर करता है, फिजिकली आना जरूरी है उसके लिए। उसके आगे फिर जो एक आर्गुमेंट आता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और आर्टिकल 10A या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपका उस वक्त आएगा कि जब आके अपनी जो सबमिशन करेंगे, सबमिट करेंगे, उस अदालत की जुरिस्डिक्शन को मानेंगे और उसकी हायर अथॉरिटी के अंदर जाके कहेंगे कि मुझे सुना जाए, मेरा ये डिफेंस है। उससे पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का या आर्टिकल 10A का सहारा जो है वो सिर्फ आर्गुमेंट की हद तक हो सकता है लेकिन एपलेट कोर्ट के अंदर नहीं हो सकता। और ये चीजें जो हैं ये दुनिया की मॉडर्न जो डेमोक्रेसीज है वहां पे भी है, जिसकी मैंने एग्जांपल्स दी है। आपकी यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इटली है, उसके बाद आपकी डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं जिस तरह हम है, इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश, चाइना एडवांस्ड है, ईरान उसके अंदर शामिल है। तो ये कोई चीज ऐसी नहीं है और ये मेरा ख्याल है कि ये मैसेज जाना भी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर रह के, इसे हम कहते हैं क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसिव, कि आपने जुर्म बाहर बैठ के किया है और आपने उस बॉर्डर के बाहर रह के किया है जो पाकिस्तान का जुर्म है, या पाकिस्तान की जुडिशरी के खिलाफ बोला है या पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बोला है, तो आपको हेल्ड अकाउंटेबल करना चाहिए और आपकी जो फ्री स्पीच है नहीं है। और इसके लिए हमारा पीका ऑर्डिनेंस लॉ भी है, वो भी बड़ा वाज़ेह है कि जिसके अंदर हेट्रेड स्पीचेस हैं और आपके रिस्ट्रिक्शन
ठीक है, बड़ी तफसील के साथ जो लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं वो आपने शेयर की हैं। राजा खालिद महमूद और हाफिज़ एहसान अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जिसके बाद हाजिर होंगे और मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, मियाँ साहब वापस आ चुके हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं उसके हवाले से जो तैयारियां की गई थी, उनसे निपटने के हवाले से जो अदालती मामलात हैं बहुत स्मूथ तरीके से वो अभी तक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब जो बताया गया वक्त है उसमें इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं, और इसके अलावा जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, क्या आम आदमी जिसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो किस जमात को वोट डालेगा, वो उस शख्स को वोट डालेगा या उस जमात को वोट डालेगा जिससे उसे उम्मीदें वाबस्ता होंगी, तो वो कौन सी जमात होगी जिससे अब उसे उम्मीदें वाबस्ता होंगी कि महंगाई के इस दौर में जब जीना महाल हो चुका है एक आम आदमी का, कौन होगा जो कि एक मसीहा बन के हुकूमत में आएगा और डॉलर की कीमतें हों, पेट्रोल की कीमतें हों या फिर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, एक आम आदमी का जो लाइफ स्टाइल है उसको बेहतर बनाने में कौन बेहतरीन किरदार अदा कर सकेगा। हमारे साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हाशिम डोगर साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया हाशिम साहब वक्त देने के लिए। उसके अलावा सेनेटर गौस न्याजी साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हाशिम डोगर साहब आपसे सवाल ये करना चाहेंगे कि इलेक्शन के हवाले से जो बातें की जा रही हैं कि इलेक्शन को मौखर करने की कोशिशें की जा रही हैं, मज़ीद डिले पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से बाकायदा ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन को मौखर करके इलेक्शन को चुराने की एक साजिश, एक कोशिश की जा रही है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है और अब जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, किस जानिब दिखाई देती है जाती हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फराज साहब। देखें, जहाँ तक इलेक्शंस की बात है तो उसमें तो आइन और कानून बहुत क्लियर है और एक सियासतदान होने की हैसियत से, एक मुल्क का मुहब्ब वतन शहरी होने की हैसियत से मैं तो समझता हूँ ये क्वेश्चन भी रेज़ करना कि मौखर होंगे या कैंसिल होंगे, ये एक बड़ी गैर आइनी बात होगी और ये हमें कम अज़ कम ये सोच नहीं अपनानी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कि मुल्क में कोई कैलेमिटी नहीं है, कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई ऐसे गैर मामूली हालात नहीं हैं कि जिनकी वजह से इलेक्शंस करवाने ही नामुमकिन हो जाएं, तो उसके अलावा तो कोई आइनी कानूनी ऐसा रास्ता नहीं है कि आप एक जो इसके अंदर थोड़ी बहुत स्पेस थी थोड़ा सा डिले करने की, वो तो ऑलरेडी उस स्पेस को तो अवेल कर लिया गया है। आपने मरदमशुमारी के नाम पे, डिलिमिटेशन के नाम पे वो तो हो गया 4-6 माह। अब इसके बाद फरवरी में, मार्च में सेनेट के इलेक्शंस होने, तो इसका तो मतलब ये है कि फिर ये सारा सिस्टम ही वाइंड अप हो जाएगा अगर हम एट द मोस्ट फरवरी में इलेक्शंस तक नहीं जाते। तो इसमें हमारी जमात का भी बिल्कुल ये नुक्ता नज़र है कि कता नज़र इसके कि कौन सी पार्टी हुकूमत बनाती है, कम अज़ कम जो एक सियासी सिस्टम है ये चलता रहना चाहिए, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट की मौजूदगी में बेशुमार काम हैं जो कि मुकम्मल नहीं हो सकते। तो आवाम का हक है कि उनकी एक मुंतखब शुदा जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनके ऊपर रूल करें। ठीक है, गौस न्याजी साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपके लीडर 4 साल के अरसे के बाद बिलाखिर वतन वापस आ चुके हैं और जो तमाम तर मुस्लिम लीग नून के मामलात हैं वो देखा जाए तो इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि मियाँ साहब वापस आएँ तो पूरी जान के साथ एक बड़े ज़बरदस्त वलवले के साथ सियासी जो जद्दोजहद है उसको दोबारा से शुरू किया जाए इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से। आइंदा के लिए क्या अब आप देखने वालों को, आम आदमियों को क्या उम्मीद देंगे कि इलेक्शन वक्त पर होंगे? जो बताया गया वक्त है फरवरी का महीना, और इलेक्शन के बाद जो मामलात हैं वो किस जानिब जाते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि इस वक्त देखा ये जा रहा है कि जिस कदर बुरी हालत है आवाम की, मसीहा की तलाश में, एक आम आदमी मसीहा की तलाश में जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, आपका शुक्रिया। एक तो मैं आपकी मुबारकबाद कबूल करता हूँ, खैर मुबारक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुबारकबाद दी। इससे जो मैं समझता हूँ कि हम पार्टी वर्कर्स हैं, हमारी पार्टी के वर्कर्स को बहुत हौसला मिला है। मियाँ साहब मुल्क में आ गए हैं, सारे मियाँ साहब को फॉलो करते हैं और उसमें जो एक दरार ऐसी नजर आ रही थी वो एक तो खत्म हो जाएगी। बाकी जहाँ तक तलक है, अगर मियाँ साहब बह रहते हैं या खुदा रहा से जेल में होते हैं तो उसकी मौजूदगी पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि तमाम वर्कर्स की ख्वाहिश थी
और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे केसेस हैं इसमें तो जिन्होंने सजा दी और जो सजा को उस पर तो उन्होंने अपने निजी महफिलों में और दूसरी जगहों में तस्लीम किया कि 20 साल बाद सजा दी गई। आज तो लोग बातें बनाते हैं ना जी, लेकिन हमने उस वक्त उनके आइन और कानून को फॉलो किया, चाहे हमें गलत सजा दी गई थी। तो उस वक्त भी मियां साहब अपनी बेटी मरियम नवाज को लेकर पाकिस्तान है और जेल चले गए, तो हम तो आइन और कानून का एहतराम पहले भी करते हैं और अभी भी करते रहेंगे। जहाँ तक इलेक्शन का तल्लुक है, इलेक्शन इंशाल्लाह वक्त पे होने चाहिए और यही हमारा मोटो है। देखो उसमें इलेक्शन कमीशन की मैं इसलिए हिमायत करूँगा कि अगर इलेक्शन डिले हुई, जहाँ आइन में ये गुंजाइश आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराया जाए, वहाँ ये भी आइन कहता है कि जब सेंसस हो जाए तो नई हल्का बंदी के मुताबिक इलेक्शन हो। तो उसमें आइन की भी गुंजाइश थी, लेकिन अगर 30 नवंबर तक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है कि 30 नवंबर तक जो मतलब एक लिस्ट उन्होंने जारी कर दी, 27 नवंबर को अब अपीलें हो रही हैं और फिर अपीलों का फैसला जो है वो 30 नवंबर से पहले हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन जो है वो दिसंबर के पहले हफ्ते में उसका शेड्यूल आ जाएगा। और मुझे हुस्न ज़न के लिए, क्योंकि अब तक जो इलेक्शन कमीशन जो कमिटमेंट की है वो पूरी की है, क्योंकि नई हल्का बंदी करना बड़ा मुश्किल काम था, जो कि उसने अपने टारगेट टाइम में पूरे किए, बल्कि उससे 10-15 दिन पहले किया। तो मैं इसके इलेक्शन कमीशन की नीयत पे शक नहीं करता और हमारी कोशिश भी ये है कि टाइम का इलेक्शन हो, पाकिस्तान के न्याजी साहब, इलेक्शन कमीशन का भी यही मौक़िफ़ है कि पूरी तैयारियां जो हैं पूरे तरीके से जारी हैं और जो वक्त मुकर्रर है उस पर इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन हम तैयारियों के हवाले से हट के अगर बात करें, जो सिचुएशन है मुल्क में, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पीपल्स पार्टी के जो आपके साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर क्यों नहीं किया जा रहा? 16 महीने तक बड़े पॉजिटिव तरीके से इत्तेहादी के तौर पर आपने हुकूमत चलाई है, निगरान हुकूमत की बात की जा रही है, निगरान हुकूमत से पहले का जो मामलात हैं उसकी बात की जा रही है। तो अब जो मामलात हैं, पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन को, तो मिलकर बैठकर ये मामलात हल क्यों नहीं किए जा रहे? एक दूसरे पर तंज़ व तीद के निस्तर जो हैं वो मुसलसल चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, पहला जो उनका जो दो उनके जो मेन मैं समझ सका हूँ, एक तो वो है कि वो कहते हैं जी इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, तो वो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं और हमें उम्मीद है कि वक्त पे कराएंगे। अगर पीपल्स पार्टी ऐसी मूव चाहती है कि जी इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया जाए कि इलेक्शन वक्त पे हो, तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम तो नहीं चाहते कि इलेक्शन लेट हो, और मुल्क का मसाइल जो है जो इलेक्शन में है, ये सब हमारी पार्टी भी समझती है। हमारी पार्टी का थिंक टैंक भी यही कहता है कि वक्त पर इलेक्शन होना चाहिए, नई हल्का बंदी के मुताबिक होना चाहिए। और ये जो कहते हैं जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हुए, तो देखो मैं उनसे कहता हूँ कि 90 दिन के अंदर सेंसस जो हुआ है, सेंसस वही ऐसे सेंसस है 23 वाला, इसको तमाम सियासी पार्टी ने कबूल किया है। जो 17 का सेंसस था जिसके मुताबिक हल्का बंदी साफ करती है, उस पर तो सिंध की हमारी सारी सियासी जमातें जो है उसके खिलाफ थी कि हमें नहीं से गिना गया। ये वाहिद मददशुमारी है कि वो उस पर तमाम सियासी पार्टियों को इत्तेफाक है, और इसके तहत जो हल्का बंदी होगी, जो इलेक्शन होंगे, तो उसमें रिजल्ट इंशाल्लाह उसके अच्छे आएंगे और तमाम पार्टी शायद कबूल भी करेंगी। ठीक है। अच्छा, हाशिम डोगर साहब, जी गौस साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। हाशिम डोगर साहब, एक और मामला वो ये कि अगर देखा जाए तो अभी जो सिचुएशन है इसमें बड़ी ज़रूरी बात यह है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आपस में एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। हमने ये देखा कि ओन चौधरी जो कि मियाँ साहब जब वापस आए उनसे मिलने के लिए वो गए थे, पार्टी की तरफ से उनको शोकॉज नोटिस दिया गया है। इस पर थोड़ा सा ज़रा रोशनी डालिएगा, ये मामला क्यों है? देखें, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे काफ़ी बहुत अच्छे तल्लुकात हैं तकरीबन तमाम सियासी जमातों में। जो उनके लीडर्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे हैं, हम उनकी खुशी गमी और उस दुख दर्द के भी साझे हैं। मगर जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो फिर एक सियासी जमात के एक सियासी शो में जाना, मतलब मैं तो उसको मुनासिब नहीं समझता। हालांकि उन्होंने अपना वो बताया कि जाहिर है वो इस कैबिनेट का हिस्सा भी रहे हैं, उनकी एक अटैचमेंट भी होगी, मगर मेरे नुक्ते नज़र में अगर वो कल उस सियासी शो के अलावा हट के दोबारा उनको कहीं मिलना चाहते तो मुझे उससे तो कोई इतराज़ नहीं है। इसी तरह तहरीक इंसाफ को अब हमने खुदा हाफिज़ कहा, तो अब ये तो नहीं है कि मैं जाके उनके जलसों में जाके तो उनसे खैर सगाली का मुजाहरा शुरू कर दूँ। तो इस पर फिर कल जाहिर है
कल एक 4 बजे हमारी मीटिंग भी है जो अलीम खान साहब चेयर करेंगे, और उसके अंदर मेरी जमात जो हमारी जमात के बेशतर लोगों का यही है कि हमारी चूँकि अलाइनमेंट नहीं है किसी सियासी जमात से, हाँ अगर किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट हो, कोई इस तरह के इलेक्शन हमारा अलायंस हो जाए तो अलग बात है। जब तक वो नहीं होता तो हमारी जमात की एक शनाख्त है, ठीक है ये नई जमात है और जमात को बनने में वक्त लगता है, मगर कम से कम हमारी लाइन बिल्कुल सीधी है। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हम पीडीएम की ये जो सियासत है, जो कल कुछ हुआ, जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए कि एक सियासी जमात को जिस तरह वेलकम किया गया, जिसमें गवर्नमेंट मशीनरी साफ नज़र आई काम करती हुई, तो जब आप इस तरह के कदम उठाएंगे तो मैं आपको बताऊं फिर इलेक्शंस करवाने का इंतज़ार ना करें, पहले से ही ये जो आने वाले इलेक्शंस हैं ये क्वेश्चनेबल हो जाएंगे, लोग इन पे उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे। तो बस केयर टेकर गवर्नमेंट को ऊपर बहुत वजन है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर वजन है कि वो ना सिर्फ ये कि इंसाफ करें, बल्कि इंसाफ और ये जो हम कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, ये होता हुआ नज़र आना चाहिए। फिर कल को आपके लोग कुछ ना कुछ इन इलेक्शंस को एंडोर्स करेंगे। ठीक है। अच्छा डोगर साहब, इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो यकीनन आपकी पार्टी नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर बहुत सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, वो लीडरान मौजूद हैं जो कि हुकूमतों का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में जो मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल है, इससे निकलने का क्या वे फॉरवर्ड है आपके पास, आपकी लीडरशिप के पास? अगर इंतखाबात में अच्छी पोजीशन आपको मिलती है तो क्या कोई प्लान मौजूद है कि जो मौजूदा माशी सूरत हाल है इसको किस तरीके से बेहतर किया जाएगा? देखें, एक तो सबसे पहले जब मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी, एक ऐसी हुकूमत चले 100% नहीं, कम से कम 60% 70% जिस पे लोगों को एतमाद हो कि ये एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के नतीजे में वजूद में आया है ये गवर्नमेंट, तो उसके बाद फिर आपके इन्वेस्टर्स को भी आप पे ट्रस्ट होगा। आपके जो मुल्क से बाहर लोग हैं, जो मुल्क के बाहर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जब उनको ये एहसास होगा कि ये आने वाली हुकूमत 5 साल रहेगी, ये इसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो मतलब एक बिजनेस को सेट करने में जो टाइम चाहिए कम से कम उतना नज़र आए, तो उसके बाद फिर स्टेबिलिटी खुद ही आ जाती है। इसके दौरान हमने देखा कि थोड़ा सा जो पिछले दिनों आर्मी चीफ के डायरेक्टली उनके लेवल पे या उनकी टीम ने थोड़ा बहुत एफर्ट की, तो उसकी वजह से डॉलर 50-60 रुपये नीचे आ गया, स्मगलिंग पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ, वापडा के ऊपर क्रैकडाउन हुआ। तो ये सारी चीज़ें यही है कि कल को अदारों के साथ मिल के और जहाँ पे फोर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत है वो की जाए, जहाँ पे हिकमत अमली और सियासत इस्तेमाल करने की ज़रूरत है वो की जाए, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लाया जाए कि अब ये हुकूमत रहेगी और ये हुकूमत आपकी दोस्त है। ये यहाँ से देखें, जब ये तासर आ जाए कि ये लोग सिर्फ अपने लिए आ रहे हैं तो फिर कोई आप पे एतमाद नहीं करेगा। तो एक ऐसी हुकूमत हो जिस पे लोग ये एतमाद करें कि ये उनके लिए आ रही है, तो उस पर डेफिनेटली फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह दिनों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ठीक है। गौस न्याजी साहब, नून लीग ये दावा कर रही है कि आइंदा इलेक्शन नून लीग का होगा और नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर सामने आएंगे, लेकिन सवाल एक ये पैदा होता है कि जो गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान जो माशी सूरत हाल हो चुकी, जो महंगाई का इस वक्त हाल है, इससे निपटने के लिए क्या आपके पास प्लान मौजूद हैं? और सबसे बड़ा चैलेंज क्या मईशत की बहाली ही है? क्या आगे के लिए लाएअमल है नून लीग का? जी बिल्कुल, आपने देखा मियां साहब स्पीच में इशारा दिया और आपको ने देखा होगा कि जब वो तकरीर कर रहे थे तो एक कबूतर या फाख्ता उनके हाथ में बैठी और फिर उन्होंने हाथ को जाके लहराया। ये किस्म का मैं समझता हूँ, जो मेरी ज़ाती राय में ये एक किस्म का इंडिकेशन था कि हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई इंतकाम लेना है हमने, अगरचे हमारे साथ ज्यादती हुई हैं, लेकिन हम सबके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, चाहे सियासी पार्टी हो चाहे हमारे इदारे हों, तो हम सबको मिलकर साथ लेना चाहते हैं। और ये हमारी मुआशरत तभी ठीक होगी जब तमाम हमारी सियासी पार्टियां और स्टेक होल्डर्स एक पेज पे आएंगे। पहले हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, अब जो हमारा 3 तो हुकूमत गुजरे मियां साहब के, आप चलो 13 से 18 का देख लें, हमने महंगाई को कंट्रोल में रखा, हालांकि उस वक्त भी धरने और बहुत सी चीज़ें हो रही थी, इसके बावजूद हमने उस पे महंगाई को कंट्रोल रखा, सब चीज़ों पे कंट्रोल रखा। देखो, महंगाई 2 वजह से होती है, एक तो इन्फ्लेशन जो भी हो, डॉलर का रेट हो, दूसरा हो एक तो इंटरनेशनल फिनोमेना, दूसरी ये गवर्नेंस है। गवर्नेंस सब उस वक्त तक बेहतर नहीं कर सकते जब तक आपके पास मैंडेट ना हो। तो हम दुआ करते हैं कि अगर
अवाम पाकिस्तान के अवाम अल्लाह करे हमें तेरे मैंडेट दे दे तो हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह महंगाई बहुत नीचे आएगी। और ये जो मसनूई तौर पर पैदा की गई है कि पॉलिसियों की गलत पॉलिसियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से थोड़ी सी इस चीज़ की गौस साहब वजाहत कीजिएगा कि ये मसनूई महंगाई की जो बात की, कुछ जैसा कि भी डोगर साहब ने कहा कि हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज़ और फिर कुछ क्रैकडाउन्स किए गए, डॉलर के हवाले से जो क्रैकडाउन्स किए गए, उसके बाद डॉलर की कीमत में हमने देखा कि एक वाज़ेह कमी आई, फिर पेट्रोल की कीमतों में कुछ हद तक हमने देखा कि कमी आई। हाल ही में 40 रुपए की कमी की गई है, जो कि एक तारीखी कमी है। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा कभी नहीं देखा गया कि एक साथ पैसे कम किए गए हों। क्या लगता है कि IMF का जो मामला, IMF डील जो है, उसके अलावा कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिन पर फौरी तौर पर क्रैकडाउन करके या फिर उन पर सख्ती करके काफ़ी हद तक रिलीफ दिया जा सकता है आम आदमी को? जी देखिए, जब हुकूमत कमज़ोर होगी, जैसे कि हमारी 12 पार्टी की हुकूमत थी तो एक थिन मेजॉरिटी थी, हमारे पास 2-3 मेंबरान की अक्सरियत थी तो बड़ी थिन मेजॉरिटी थी और हर चीज़ पे, हर बात पे, हर फैसले पे सबको साथ लेके चलना होता था। तो फिर जो इस तरह थिन मैंडेट हो तो फिर वो हुकूमत कमज़ोर होती है और वो फिर जो है ना एक करेज वाले या ब्रेव फैसले नहीं ले सकती। तो ये एक मेन वजह थी कि इसमें फिर माफिया जो थी, हर आपको पता है कि हर फील्ड में माफियाज हैं, चीनी माफिया है, आटा माफिया है, ये फिर अपना जोर करते हैं और पार्टियों को ब्लैकमेल करते हैं, हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। तो चूंकि हुकूमत को मेंटेन भी, फिर उन जो माफियाज हैं उनके पीछे किसी न किसी MLAs का भी उनके साथ गठजोड़ होता है, तो फिर प्रॉब्लम होता है जिसे आगे जो उसको कंट्रोल करने में नाकामी होती है। लेकिन अगर आपके पास वाज़ेह मेजॉरिटी हो तो फिर जो भी वज़ीर आज़म होगा वो मतलब पे अग्रेसिव फैसले लेगा। और शहबाज शरीफ साहब का दौर आपके सामने है। पंजाब में कितनी महंगाई जो 5 साल पहले थी, 5 साल के बाद ही वही महंगाई, तो उस महंगाई की शरह हुई थी। तो असल चीज़ गवर्नेंस है, उसमें सब चीज़ों के रेट जो है काबू में रहे। तो इसलिए हम चाहते हैं ना, तो और फिर हम जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम यही है कि अगर पाकिस्तान के अवाम में मैंडेट देते हैं तो हमने ये नहीं करना कि कोई पोजीशन, हम तो सारी पार्टी से मिल के कहेंगे कि यार मुल्क का बहुत सा मामला है, रियासत का मामला है, आप आए हमारे साथ चलें। और हमने तो ये भी कहा कि PTI को भी दावा देंगे, अगर हमारे साथ चलना चाहेगी तो मुझको भी साथ लेके चले। जी बिल्कुल, इसमें हमारा वाज़ेह हमारा मकसद है उस जब, क्योंकि मुल्क पहले है, रियासत पहले है, बाद में सियासत है। हमने जो 16 माह जो हुकूमत ली थी उसमें फर्स्ट टाइम हमने यही कहा था कि हम जो सियासत कुर्बान कर रहे हैं और रियासत बचा रहे हैं। अभी हमारा वही नजरिया है कि हम, और शुक्र खुदा का कि लोगों ने समझा है, जिस तरह मियां साहब को वेलकम किया है, लोगों की सोच में तब्दीली आई है। और जिस तरह मतलब पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ जमा हुए थे। ठीक, लेकिन सबसे अच्छी मसला यहाँ पर यह है हाशिम डोगर साहब के, हुकूमत तब्दील होती है, पॉलिसीज़ तब्दील हो जाती हैं, तमाम तर माशी इक़दामात, तमाम तर माशी पॉलिसीज़ जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं। नई हुकूमत पुरानी हुकूमत के जो भी मामलात हैं, जो मंसूबे हैं, कोशिश ये करती है कि उनको कंटिन्यू ना किया जाए। क्या लगता है कि जिस तरह एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया था, उसी तरह एक चार्टर ऑफ इकॉनमी आना चाहिए, ताकि हुकूमत कोई भी हो, जो माशी पॉलिसीज़ हैं वो एक साथ जो है बरकरार रहें, चाहे वो 10 साल का अरसा, 15 साल का, जो भी एक मुद्दत मुकर्रर की जाए, उसके लिए वो माशी पॉलिसीज़ जो हैं वो कंटिन्यू रखी जाएं। बिल्कुल ठीक है। और दुनिया में मैं समझता हूँ जितने भी ममालिक ने तरक्की की है उनके अंदर ऐसे ही होता है कि ठीक है, वो इलेक्शंस के नतीजे में उनके हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती हैं, मगर जो उनकी ओवरऑल जो उनकी मुल्की दिफाई पॉलिसीज़ होती हैं, जो उनकी जो मुआशी पॉलिसीज़ होती हैं, वो मोर और लेस एक जैसी रहती हैं। तो हमारे तो बदकिस्मती से यही होता है कि जो नया आने वाला शख्स होता है वो पिछले को यही समझता है कि वो सबसे बड़ा चोर था। अगर उसने कोई पॉजिटिव काम भी किए हों तो उनको भी ख़त्म कर दिया जाता है। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा, न्याजी साहब ने जो फरमाया कि 13 और 18 की, वो अच्छी मिसाल देते हैं। मैं उस दौर को इतना कोई बुरा तर्ज गवर्नमेंट नहीं समझता, मगर साथ ही ये कि इनको बहुत बड़ा एक सवालिया निशान का सामना करना पड़ेगा कि ये जो 16, ठीक है, ये उसकी वो रीजंस भी दे रहे हैं, मगर ये अवाम इन रीजंस को नहीं समझती। किसी भी ऑपोजिशन के बगैर 16 माह इन्होंने हुकूमत की, ऑपोजिशन तो थी नहीं,
जो उस वक्त पीटीआई थी उसके सारे लीडर्स, कोई मफरूर था, कोई भागा हुआ था। कौमी असम्बली में ऐसा भी हुआ है कि 12-12 लोगों ने बैठ के तो पूरा सेशन चलाया है। तो उसके अंदर तो कोई अमर माने नहीं था, मगर बदकिस्मती से अगर आज मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, जी थी नहीं, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, तो आप अगर आज हमें ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब तो आ गए, चले आ गए जी, वेलकम, मुआशी टीम भी वही होगी, वही इसहाक डार साहब होंगे और वही सारी टीम होगी, जाहिर है वही होगी, और कहीं ये फिलीपीन से तो इंपोर्ट कर नहीं सकते। तो मैं तो नहीं समझता कि उस टीम की इतनी काबिलियत है कि जो ये अब दोबारा से एक दफ़ा सब्ज़ बाग इस आवाम को दिखाए जा रहे हैं, और इस दफ़ा फिर कहीं शायद डिमांड यही है कि 2/3 अक्सरियत दी जाए। तो ये भी मैं बताता चलूँ कि मियाँ साहब को कभी भी 2/3 अक्सरियत सूट नहीं करती, वो फिर ये है कि 2-3 साल के अंदर ही गड़बड़ हो जाती है और शदीद किस्म की, जिसकी वजह से मुल्क एक दफ़ा फिर जो है ना बहुत ज़्यादा पस्ती में चला जाता है। आई विश कि ये आवाम सोच समझ के फैसला करे, अच्छी क़यादत सामने लाए। बिल्कुल जी, उम्मीद यही है कि कोई अच्छी क़यादत सामने आए, और चूंकि जो मुल्क की हाल है इस वक्त तारीखी तौर पर देखा जाए तो इतने बुरे हालात आज तक पाकिस्तान में नहीं देखे गए माशी तौर पर जो कि इस वक्त हैं। तो आइंदा की जो भी हुकूमत होगी सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए होगा मईशत की बहाली, और उसके बाद फिर जो भी पॉलिटिकल उनके इक़दाम होंगे वो देखना होगा कि वो पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए कितने मुस्बत साबित होते हैं। हमारे साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हाशिम डोगर साहब और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर गौस नियाजी साहब मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।